प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, जिसका कोर्स कोड है BECC 134। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हकीकी शोबे में तवाज़ुन, जिसको अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम इन द रियल मार्केट कहा करते हैं। हमने उससे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उससे पहले हमने 2-3 टॉपिक इस पे हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम को रियलाइज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये असल में हमने पढ़ा था, जो क्लासिकल से केन्शियंस तक हमने चर्चा किया था, बहुत सारे मॉडल्स का, बहुत सारे थियरीज का, जिसमें हमने यही देखा था कि जो एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल होती है वो एग्रीगेट डिमांड होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जो गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट में होती है। तो हमने ये सीखा था। और क्लासिकल्स की बात अगर हम करेंगे, उसमें हम कहेंगे कि जो ड्यूअलिटी का मसला आ गया था, ड्यूअलिटी, जिसमें एक तो रियल एंड मॉनेटरी सोर्सेज ऑफ रियल सेक्टर और मॉनेटरी इकोनॉमी में, जो इससे एक होता है कि अगर इन चीज़ों में किसी वक्त खाना खास्ता किसी वक्त इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल डिमांड में या सप्लाई में, उससे प्राइसेस या इन्फ्लेशन होने के बहुत सारे चांसेस है। उस टाइप की इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लाना, बहुत ही तवाज़ुन लाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। अगर हम केन्स की बात करेंगे, केन्स ने कहा कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है इकोनॉमी में और इंक्रीज अगर मिनी सप्लाई हो जाएगी, सो इससे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाएंगे। सो इसका ये मतलब होता है, अगर कोई रिसोर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें नेचुरल रिसोर्स होगा, मेन पावर होगा, कोई और सोर्स होंगे, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में होगी, जो जुडिशियसली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो मिनी सप्लाई है, तो मिनी सप्लाई में अगर कोई डिक्लाइन आएंगे, इससे इंटरेस्ट रेट की भी डिक्लाइन हो जाएगी। हम उस तारीफ को कहेंगे कि अगर हम रियल मार्केट में, अगर हम हकीकी शोबे में तवाज़ुन चाहते हैं, रियल मार्केट में इक्विलिब्रियम इन द रियल मार्केट, उसके लिए हमें 2 किस्म की मार्केट की जरूरत पड़ती है। उस एशिया और करेंसी मार्केट में हमें, इस रियल मार्केट में हमें 2 किस्म की मार्केटों की जरूरत पड़ती है, ताकि हम समझे कि इक्विलिब्रियम कैसे एक रियल वर्ल्ड में होता है। इसका एक तो होता है जो गुड्स मार्केट है, जिसको हम एशिया जो चीजें होती हैं, चीजों की मार्केट, और दूसरा होता है मनी मार्केट, जिसमें हम मॉनेटरी सप्लाई करते हैं। एक तो गुड्स मार्केट हो गया, जिसमें हम करेंसी, जिसमें हम एशिया चीजों की खरीद फरोख्त सप्लाई करते हैं। दूसरा जो होता है जो मनी मार्केट होता है, मनी सप्लाई, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये जो मार्केट है, इसी से हम चर्चा करेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे हम आज की जो एशिया से रिलेटेड है, एशिया जो चीजें होती हैं, और जो करेंसी मार्केट में बड़ी होने में और सूद सरमाया हासिल करती हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये जो गुड्स मार्केट है और जो मनी मार्केट है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम कहेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट जो होती है वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, अगर हम कहते हैं कि मार्केट में, मनी मार्केट में, उसमें हम इन्वेस्ट की बात करेंगे, हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो होती है, अगर हम बैंक से पैसा ले लेते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा या हमारा इनकम कितना इंक्रीज हो जाएगी। इसी से हम आज देखेंगे कि जो गुड्स मार्केट और मॉनेटरी मार्केट जो होती है, उसमें इंटर रिलेशनशिप कैसी होती है। कि हम पहले देखेंगे मनी मार्केट, अगर इंटरेस्ट रेट जो होती है, अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं तो वो हमें चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट। उस इंटरेस्ट रेट से हमारे इन्फ्लुएंस होता है, असर अंदाज होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी जिसको हम कहते हैं, कि हम सरमायाकारी को इसलिए पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा जो आउटपुट बढ़ जाए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा आउटपुट, इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा पैदावार का, मुतासिर करते हैं ये इन्वेस्टमेंट। समझ आया होगा आपको कि इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रेट हमारे
इन्वेस्टमेंट को असरअंदाज करती है। उस असरअंदाज से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आउटपुट पे और पैदावार पे। इसका ये मतलब होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो पैदावार भी कम हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ने की चांसेस है हमारे हमारे इकोनॉमी में, हमारे फर्म में, हमारे इकोनॉमी में। तो दूसरी बात जो होती है, अगर हमने इसी तरह हमने बात की कि सिमिलरली ग्रोथ इन द आउटपुट अगर होता है, वो अगर हमारे इकोनॉमी में अब आउटपुट बढ़ गया, ये इन्फ्लुएंस किस पे करती है? ये डिमांड पे करती है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये डिमांड पे इन्वेस्टमेंट, अगर आउटपुट बढ़ गया, हमारी इनकम बढ़ गई, उससे उस इनकम बढ़ने से क्या हो जाएगी, हमारे डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उससे उससे क्या हो जाएगी, उससे हो जाएगी इफेक्ट, हमारी इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, वो हम देखेंगे कैसे ये इंक्रीज हो जाएंगे, कैसे ये इफेक्ट करेंगे हमारे इकोनॉमी में। ये आया होगा कि समझ, कैसे एक गुड्स मार्केट, कैसे मनी मार्केट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे, मनी मार्केट अलग देखेंगे, एशिया मार्केट अलग देखेंगे, करेंसी मार्केट अलग देखेंगे, तो इससे मतलब होता है ये सेपरेटली हमें कोई करेक्ट पिक्चर नहीं देंगे, ये कोई ऐसा 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 रिजल्ट हमें नहीं देंगे। अगर हम एशिया मार्केट अलग पढ़ेंगे, करेंसी मार्केट अलग पढ़ेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी में ऐसी सूरत हाल को नहीं बताएंगे जो हमारे जरूरत में है, जो इन्वेस्टमेंट में है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम यही सबक ले लेते हैं, इस इंट्रोडक्शन से हम यही लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इकोनॉमिक सूटेबिलिटी के लिए, हमें एक मसावात के लिए, जो अगर हम इकोनॉमी कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी सूटेबल होनी चाहिए, वहां कोई फ्लक्चुएशन ना आनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। किस किस में? एक तो एशिया और करेंसी मार्केट में एक इक्विलिब्रियम होना, एक मसावात होना चाहिए इन दोनों में, एशिया मार्केट और करेंसी मार्केट, जिसको हम मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट में एक इक्विलिब्रियम आना चाहिए, एक तवाज़ुन आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। उस मार्केट इक्विलिब्रियम को जहां हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बराबर होना चाहिए, कितने आउटपुट निकालेंगे हम और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें ये आउटपुट बढ़ाने के चांसेस हो सकते हैं हमारे इकोनॉमी में। तो इन व्यू, कीपिंग इन व्यू, इसका जो हमने बताया इस इंट्रोडक्शन में, इसमें हमने इकोनॉमिस्ट की जो इक्तिसादियात है, जो इक्तिसादियात के माहिर है, तो उन्होंने उसमें से जो, जिसको हम जे.आर. हिक्स कहा करते हैं, जे.आर. हिक्स तो एक है, जे.आर. हिक्स जो 1904 और 1889 में जो उनकी डेथ हो गई है, तो वहां तक उनका चर्चा रहा, उनकी थ्योरीज का चर्चा रहा, उनकी इक्तिसादियत पर बहुत 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 असर, इसको क्या कहते हैं हम, इसका बहुत हाथ रहा इसमें बैलेंस होने में। तो दूसरा जो जे.आर. हिक्स के और है एल्विन हैंसन, जो 1887 से 1975 तक जिंदा रहा, उनका चर्चा रहा इकोनॉमी में। तो उन्होंने ट्राई किया, कंबाइन किया, उन जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की ये कंबाइन करने में, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है, जो गुड्स एंड मनी मार्केट, हमारी इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो उनका बहुत बहुत बड़ा इसमें हाथ था, बहुत बड़ा का हिस्सा था, जिन्होंने कहा कि ये कैसे एक इक्विलिब्रियम की सूरत इख्तियार करें, ये दोनों जो मार्केट है किस तरह हम एक इक्विलिब्रियम पर लाएंगे हमारी इकोनॉमी। इसमें हम करेंगे, पहले हम इस तरह करेंगे कि जो गुड्स मार्केट है, जो गुड्स मार्केट जिसको हम कहते हैं कि गुड्स मार्केट जो है, गुड्स मार्केट में हमने क्या कहा था कि ये जो गुड्स मार्केट की अगर हम बात करेंगे कि ये गुड्स मार्केट क्या होती है, गुड्स मार्केट में अगर हम कहेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम होता है, एग्रीगेट डिमांड, जो हमने पहले ही कहा था, जो केन्स ने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। मगर उसमें एक चीज हुआ था कि उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, हमने इनको इग्नोर कर दिया था, उसमें हमने नहीं कहा था कि इसमें हमें पहले ही हम चर्चा करेंगे जो एक्चुअली जो गुड्स मार्केट किस
चीज को कहते हैं गुड्स मार्केट क्या है एक्चुअली। जो गुड्स मार्केट वो होता है जहां एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्ट ईच अदर। ये एक ऐसा तवाजुन लाएंगे गुड्स मार्केट और ऐसा जो जिसको हम मॉनेटरी मार्केट कहते हैं, एक तवाजुन, ऐसा तवाजुन लाएंगे आपस में जिससे हमें पता चलेगा कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है, जो पैदावार होता है, इक्विलिब्रियम जो हमें जरूरत होती है, ये किसके बराबर आना चाहिए, आउटपुट के बराबर। इनकम जो अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए पहले। तो इस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना इनकम इंक्रीज हो जाएंगे तो कितना आउटपुट हो जाएंगे, इससे ये एक तवाजुन में आना चाहिए, एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी जो होता है इज इक्वल टू द टोटल डिमांड, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जो केन्स ने कहा था कि इन दोनों चीजों को हमें बराबर लाने की जरूरत होती है। इसमें अगर हम केन्स की बात करेंगे, लॉर्ड केन की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि ये जो आउटपुट होता है, उन्होंने कहा कि ये कैसे आउटपुट इकोनॉमी में कैसे इक्विलिब्रियम, उन्होंने कहा सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग जो होती है, ये सारी सेविंग हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम कहेंगे इकोनॉमी जो होती है इक्विलिब्रियम होती है, जितना हम सेव करते हैं उतना ही हम इन्वेस्ट करते हैं, जो केन्स का मानना था। उसने कहा कि मगर उसमें एक और उसने कहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम आई थी उस टाइम कि उसने अपने मॉडल में जो इंटरेस्ट रेट का चर्चा नहीं किया था। जो इंटरेस्ट रेट जो हमने कहा था कि अगर उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने बताया कि सेविंग शुड बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, जितना हम सेव करते हैं उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही सरमाए में लगाएंगे। मगर उस टाइम उन्होंने ये नहीं किया था। उसने अपने मॉडल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें देना पड़ता है बैंक वालों को, जहां से हम बारो करते हैं मनी, उन्होंने उसमें ये चर्चा नहीं किया है। उस थ्योरी में उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसने इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट रेट ऑफ सेविंग का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो उसने नहीं कहा था, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में उसने इग्नोर कर दिया उस टाइम। उसी बुनियाद पे हिक्स और एलेविन का कहना था कि केन्स का कहना सही था, मगर केन्स ने अपनी थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सेविंग के लिए, उसने इग्नोर कर दिया, उसने वहां उस चीज को नहीं यूज किया। उसी बुनियाद पर ये रियल मार्केट जो उन्होंने इक्विलिब्रियम रियल मार्केट में उनको लिखना पड़ा, एक थ्योरी देनी पड़ी। तो यही है एक्चुअली असल बात, तो यही है। तो उसमें हम कहेंगे कि जो ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये डिस्क्राइब हमने किया था आईएस एंड आईएस कर्व के हिसाब से। फर्स्ट हम कहेंगे कि ये गुड्स मार्केट किस तरह हम डिफाइन करेंगे। उन्होंने एलन ने कहा कि हिक्स ने कहा कि ये हम आईएस कर्व की हम रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको, ये गुड्स मार्केट की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ये हमने उसने डिस्क्राइब किया आईएस कर्व, जिसको हम इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व कहा करते हैं। उन कर्व्स के बुनियाद पे उसने अपने जो गुड्स मार्केट की एक्सप्लेनेशन दी, जिसको हम आईएस कर्व कहते हैं। आईएस कर्व इज नथिंग, ये आईएस कर्व कुछ नहीं है, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैसे एक पोजीशन दिखाते हैं। ये आईएस कर्व कैसे सारे पोजीशन दिखाएंगे कि जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, इकोनॉमी में। उस केन्स ने कहा था कि हिक्स ने कहा था कि जहां हमें दिखाना पड़ता है कि जहां ये आईएस कर्व होती है, ये आईएस कर्व हमें सारे पोजीशंस दिखाएंगे, सारे पॉइंट्स दिखाएंगे, जहां रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां सेविंग्स एंड जहां रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे इन द इकोनॉमी में। उसका मानना यही था कि हम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे इन्वेस्टमेंट में। पहले हम ये नहीं करते हैं गुड्स मार्केट, पहले हम सीधा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सेविंग के बराबर बस, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज नहीं करते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करने के लिए हमें ये गुड्स मार्केट का
लाना ज़रूरी होता है, समझा उसने, जिसको हम हिक्स कहते हैं, जे हिक्स कहते हैं, कि अगर हम पहले जाएँगे, अगर हम दूसरे पहले जो हमने पढ़ा था आज तक, अगर हम कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होता है। जो हमने पढ़ा था आज तक, इन्वेस्टमेंट का होना, जो सरमाया होना, ये ऑटोनॉमस होना चाहिए। ये और फिक्स्ड भी होता है, हम कहेंगे ये फिक्स्ड है, ये फॉर सिंपलिसिटी की, ये ऑटोनॉमस है कौन सी चीज है, क्या ये ऑटोनॉमस? हम क्यों कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये ऑटोनॉमस है? ऑटोनॉमस हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? ये एक वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑटोनॉमस होते हैं, या हम सिंपली कहेंगे कि ऑटोनॉमस ये कुछ नहीं है, ऑटोनॉमस जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ करंट लेवल ऑफ इनकम। जितना इनकम होता है, करंट लेवल ऑफ होता है, उससे उसमें कोई चीज लेना देना नहीं है, ये ऑटोनॉमस है एक्चुअली, या फिक्स्ड हम रखिए ऑटोनॉमस होएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है इनकम। जैसे अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना चाहिए, ये वैसी बात नहीं है, ये बात ऐसी है कि ये ऑटोनॉमस है, जितना हमने रखा है वो रखेंगे, कंटिन्यूअसली रहेंगे उतना इनकम, अगर हमारा इंक्रीज भी हो जाएगी या डिक्रीज भी हो जाएगी, ये हम फिक्स्ड रखते हैं। मगर इस मॉडल में हमें, अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये होता है नॉट फुली एक्सोजीनियस। अगर हम बात करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, ये फुली एक्सोजीनियस नहीं होते हैं। एक्सोजीनियस का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर अंदाज है, जो हम मॉडल में यूज नहीं करते हैं, जो हम फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई में यूज नहीं करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई में हम करते हैं यूज फॉर एग्जांपल, कहीं कोई फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, हम देखते हैं इन्फ्लेशन, ये है एंडोजीनियस मॉडल। मगर जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ से बाहर है, जो हमारे मॉडल से बाहर कम्स, जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, जो आउट, फॉर एग्जांपल हमने कोई मॉडल बनाया, हमने सोचा है कि इतनी डिमांड हो जाएगी, इतनी सप्लाई हो जाएगी और इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मगर खुदा ना खास्ता कभी कभार इकोनॉमी में ऐसे फैक्टर्स इमर्ज होते हैं, इम्पोज होते हैं, जो एक्सटर्नली असर करते हैं, जो एक्सटर्नल शॉक्स जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वक्त ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गए, तेल का प्राइस इंक्रीज हो गया, डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या नेचुरल डिजास्टर का होना उसमें तो है। इसी को कहते हैं हम जो एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो होते हैं, उनको हम एक्सोजीनियस फैक्टर्स को कहते हैं, जो आउटसाइड होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, वो हमारे मॉडल को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए पहले कि जो एक्सोजीनियस फैक्टर्स है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है किसी बिजनेस में, मगर इसको ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स जहन में रखना लाजमी होता है कि गवर्नमेंट किसी वक्त कोई पॉलिसी करता है जिससे असरअंदाज हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट, कोई ऑयल प्राइस शॉक होता है, ऑयल प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, उससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है तो इससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, कोई किसी वक्त ऐसी टेक्नोलॉजिकल चेंज आएंगे जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं कि ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स है, ये हम इट इज नॉट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये इज नॉट फ्री फ्रॉम एक्सोजीनियस फैक्टर्स। उनका असर रहता है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे इन्वेस्टमेंट लेवल पे, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि जो हमने, जैसे कि हमने कहा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जो हमने पढ़ा था कि जो हमने वाई नॉट, जो हमने लिखा था वाई नॉट, यहाँ वाई नॉट इज इक्वल टू ए डैश डिवाइड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, ये हमने इक्वेशन पहले ही पढ़ा था इन सिंपलिसिटी। हमने जो बीईसीसी कोर्स कोड जो हमने 133 में पढ़ा था कि इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन जो है कि हमने उसमें देखा है कि ये जो वाई नॉट होता है, ये वाई नॉट है टोटल नेशनल इनकम, हमारे इकोनॉमी का सारा इनकम होता है, ये टोटल इनकम होता है हमारे इकोनॉमी का। तो इसमें जो ए डैश हम ये कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है,
जहाँ टू फैक्टर्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम का। टू फैक्टर, एक तो ए डैश होता है जिसको हम इनकम कहते हैं, दूसरा जो होता है मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, वो सी, हम सी, ए डैश तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस सी। 1 माइनस सी के लिए हमने फार्मूला डिराइव की है ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं 1 माइनस सी या सी, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। ये मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? ये होता है सिंपली, ये मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम सिंपली होता है जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गया 1 रुपए, तो हमारा कंजप्शन कितना इंक्रीज हो गया? With an additional increase in the level of income, what is the change in our consumption? This is what we call it is the consumption function, जिसको हमने consumption function में पढ़ा था। अगर हमारे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो गई तो हमारी कंजप्शन लेवल की कितनी परसेंट हो गई इंक्रीज? फॉर एग्जांपल हमारी इनकम हो गई इंक्रीज 100, हमारी इनकम है एक महीने, अगर हमने खर्चा किया 80 रुपीज, तो इसका मतलब हो गया 0.8% हमारा कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, और 20% जो होते हैं वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। यही का मानना था, ये इसका यही मानना था, इसका यही मान, या इससे वाइस वर्सा भी हम कहा करते हैं कि वाइस वर्सा, अगर हमारे इनकम डिक्रीज हो गए तो हमारे कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम कितना डिक्रीज हो गया। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये हमें छोटी इक्वेशन लगती है बट इसमें बहुत सारे मायने निकलते हैं इसमें। सो हाउ टू पुट, कैसे इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम उस बुनियाद पे अगर हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, इसमें हमें पढ़ना है कि सूद की शरह और सरमायाकारी, जिसको हम कहते हैं कि सूद, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, सूद की शरह और सरमायाकारी, जिसको हम पहले हम देखेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन होती है। सो हमें देखना चाहिए कि इस इस गुड्स मार्केट में कि हमें क्या चाहिए, कि कंप्लीट पिक्चर हमें कैसा मिलेगा। हम सूद की शरह को सरमायाकारी की तायीन के तौर पर मुनाफिफ करते हैं। किस तरह करेंगे कि हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे जो इंटरेस्ट रेट है, ये डिटरमिनेंट क्या, ये किसकी डिटरमिनेंट, ये किसका फैक्टर होता है? ये डिटरमाइन करता है हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को, सरमायाकारी को खारिज करती हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट को एक डिटरमिनेंट माना जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेंट फैक्टर होता है, ये असरअंदाज करेगा हमारा इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पहले कहा था। उसमें हमें कहेंगे कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये नॉट एक्सोजीनियसली गिवन। एक्सोजीनियसली क्या होता है? ये एक्सोजीनियसली नॉट गिवन का मतलब ये होता है, उसमें अगर हम मॉडल यूज करेंगे, एक मॉडल तो हमने यूज किया फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई मॉडल, उसमें हम बेसिस पे, डाटा बेसिस पे हम दिखाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे फैशन दिखाएंगे, टेस्ट दिखाएंगे, या हम दिखाएंगे नेशनल इनकम दिखाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट दिखाएंगे, इन्फ्लेशन देखेगा, प्राइस देखेंगे। उन्हीं बुनियाद पे हम डिमांड एंड सप्लाई मॉडल का यूज करते हैं। मगर हम इन्वेस्टमेंट में ये नहीं देखते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर्स। एक्सोजीनियस फैक्टर जो मैंने पहले ही बताया था, हम यहाँ कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रिलेट होता है इन्वेस्टमेंट। हमने कहा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ये डिटरमिनेट करता है हमारा इन्वेस्टमेंट, सरमाया। हम उसका मतलब इस तरह समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ये एक्सोजीनियसली नॉट गिवन होता है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब हो गया कि ऑयल प्राइस शॉक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया। तो अगर हमने उन पे गौर खोज नहीं किया तो हम लॉस में आ जाएंगे। इसी तरह हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना चाहिए। लगता है ना कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, इसी तरह एक इन्वेस्टर होना जरूरी है, और इन्वेस्टर को नॉलेज होनी जरूरी है इन्वेस्टमेंट की। और यही एक्सोजीनियस फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। ये कह रहे हैं कि ये फ्री फ्रॉम दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है। उसका ये मतलब होता है कि इट इज एंडोजीनियसली डिटरमाइंड। हम एंडोजीनियसली इसको डिटरमाइन करते हैं।
हम करते हैं कि सर्कमस्टांस जो हमारी नजर में होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि देश जीडीपी कितना होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट कितनी होती है, इन्फ्लेशन कितना, इन चीजों पे हमें नजर आती है। ये होता है वी आर बिल्डिंग आवर इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन द एंडोजीनियस मॉडल, नॉट इन एक्सोजीनियस फैक्टर्स व्हिच आर वेरी रिस्पांसिबल। सो हमें ये सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी होता है, नॉलेज होनी जरूरी होती है इन एक्सोजीनियस फैक्टर्स की। कैसे रखेंगे इन चीजों पे हमें नजर, हमें पास्ट को देखना होता है कि कौन कौन से डिजास्टर्स हुए हैं, कौन कौन से पॉलिसी होने की चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करते हैं, तो इन चीजों को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, हमें इनको देखना चाहिए एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस फैक्टर। आई होप आई आंसर द कंफ्यूजन। मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस फैक्टर जो होते हैं तो आपको समझ आया होगा। तो इससे हमें अगर हम जनरली कहेंगे, अगर हमें जनरल डिस्कशन करेंगे, जो फर्म्स सिंपली हम कैसे कहेंगे कि हम इसको चर्चा करेंगे कि अगर इन्वेस्ट फर्म्स जो होते हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट जो होते हैं, वो बारो करते हैं मनी, वो बारो करते हैं इन्वेस्ट। सो द फर्म्स बारो टू इन्वेस्ट, वे इसका ये मतलब होता है जो फर्म्स जो होते हैं वो बारो करते हैं पैसे, बैंक से कर्जा लेते हैं, कर्जा इन्वेस्ट के लिए। तो आपको पता होगा ये जिसको हम लोन कहते हैं, जिसको हम कास्ट क्रेडिट कहते हैं, तो इसका मतलब होता है किस पे ये बारो करते हैं मनी। अगर हम देखेंगे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अगर ये ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है हमारे इकोनॉमी में, किसी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका ये मतलब होता है जो बारोइंग का कॉस्ट होता है ये इंक्रीज होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे वो ज्यादा होती है, हमें बैंक से पैसा लेना है, तो इससे हमारे जो कॉस्ट जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, हमने वर्ड यूज किया है कॉस्ट, उस पर हमें ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्ट, ये व्हाट वी कॉल इट, हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे ज्यादा। उससे क्या हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे प्रॉफिट जो फर्म्स का होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे कि हमने पैसे लाए बैंक से, मगर दूसरी तरफ से हमें देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। सो उससे क्या हो जाएंगे, उससे बारो जो हमने पैसे लाए उस पर ज्यादा कॉस्ट देना, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। उससे क्या हो जाता है, उससे प्रॉफिट में फर्म्स को प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर को कम प्रॉफिट मिलते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकते हैं इकोनॉमी में। तो लोग इंटरेस्ट के ज्यादा होने पे खुश नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आउटपुट कम हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, रिसेशन आ सकते हैं। तो दूसरी बात अगर हम देखेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है मार्केट में, जो हमारे शराही जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, शराही सूद जिसको हम कहते हैं, अगर कम है ये मार्केट में, तो इससे क्या हो जाएंगे, बारोइंग कॉस्ट जो होती है, बारोइंग कॉस्ट यही होते हैं जो जिसको हम शराही सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, वो कम होएगा, रिलेटिवली कम होएगा। और इससे क्या हो जाएंगे, इन रिटर्न उससे ज्यादा प्रॉफिट आएंगे फर्म्स को। जब ज्यादा फर्म्स को प्रॉफिट आएंगे और उनके पास ज्यादा इनकम आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, उससे क्या हो जाएंगे, उससे वो ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, वो ज्यादा पैसे लाएंगे बैंक से, वो ज्यादा इनकम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनकम से उनका आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ने से उनकी आमदनी बढ़ेगी, उस आमदनी से उनकी जो चेंज ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम लॉजिकली देखेंगे, ऑन द सिमिलर लॉजिक यही देखेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फर्म्स हम कहेंगे कि वो ऐसा बारो मोर कहेंगे कि उससे रिजल्ट क्या, हायर इन्वेस्टमेंट आएगा। सिंपल सी चीज है। इसी तरह हमने ये थोड़ा बहुत उसमें कहा कि कैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट असर अंदाज करेंगे हमारे सरमाए पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे, और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट पे ये कैसे असर अंदाज करेंगे, काम कैसे हो जाएंगे, ज्यादा कैसे हो जाएंगे। सो इसका यही मतलब, अगर हम एज्यूम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और जिसको शरह सूद कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट सरमाया करेंगे, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ये इनवर्स हो जाएंगे। उससे हमें यही पता चलता है ये इनवर्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है
तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, तो इन्वेस्टमेंट से आउटपुट आएंगे, आउटपुट से इनकम आएंगे, इनकम से ग्रोथ आएंगे, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएंगे। तो उससे यही कहेंगे जो इन्वेस्टमेंट जो स्पेंडिंग फंक्शन होती है, तो हमने उस बुनियाद पे एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमने बताई थी, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे एक्चुअली काम करते हैं, जिसमें हमने आई लिखा था, जो स्पेंडिंग कैसे करते हैं इकोनॉमी, ये जो सरमायाकारी के अखराजात का जो होना, जिससे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड जिससे हम कहते हैं कि फंक्शन, जो जिसको हम कहते हैं सरमायाकारी की अखराजात का फंक्शन, इस तरह लिखा जाता है कि आई इज इक्वल टू I bar minus BI where B should be greater than 0, और जो शरह जिसको हम I कहते हैं वो सूद की शरह होती है, जिसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा करते हैं, जो B होते हैं रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट, जो ये I डैश होता है, तो उसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्ट कहा करते हैं, जिसको हम खुद मुख्तार सरमायाकारी के अखराजात, जो हमने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट की कर्व होती है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो ये एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई डैश कहते हैं, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहा करते हैं, जिसको हमने कहा पहले ही कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये जैसे इनकम इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जिस तरह हमने कहा कि मार्जिनल प्रोड्यूस कंज्यूम, अगर इंसान के पास कोई इनकम नहीं होता है मगर फिर भी ये कंज्यूम करता है, इसको पेट भरने के लिए कंज्यूम करना चाहिए, कंज्यूम करना पड़ता है, वरना ये मर जाएगा। यही हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ करंट लेवल ऑफ इनकम। तो हम कहेंगे माइनस करते हैं किससे, जो बी होता है, जिसको हम स्लोप कहते हैं, जिसको हम रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है हमारी इकोनॉमी में, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंज आने की चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, तो इससे इन्वेस्टमेंट में कमी आने की चांस है। जो स्लोप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम चेंज कहते हैं, उससे हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस इक्वेशन में हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह बयान करेंगे कि जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतनी ही चेंज आएगी हमारे इन्वेस्टमेंट, जितनी उतनी इन्वेस्टमेंट में। जो लेवल इंटरेस्ट रेट होती है, ये रेस्पॉन्स देता है हमारे इन्वेस्टमेंट को कि कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इस इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो इसमें जो बी में कितनी चेंज आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट करती है, इस डिपेंड्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही डिफाइन करते हैं। तो मगर हम ये जो बी होती है, ये बी जरूरी होता है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए अगर ये 0 के बराबर है, इट मीन्स दैट नो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो फॉर एग्जांपल हमारा इनकम जो होता है 100 रुपए है, हम वो अगर फॉर एग्जांपल हम सारा कुछ कंज्यूम करेंगे, मीन सारा कुछ हमने कंज्यूम कर दिया, हमने कुछ नहीं बचाया, हमने ये चेंज देखना है, हमने उसमें 80% फॉर एग्जांपल 80 रुपीज हमने कंज्यूम किया है, तो 20 रुपीज मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट इट, वी हैव टू सेव इट समवेयर। सो इट मीन्स हमारे इन्वेस्टमेंट में 20% हमने चेंज लाई है इन्वेस्टमेंट में। अगर हमारे 150 का आ गया इनकम, तो हमारी चेंज आएंगे इसमें, बट हम ऑटोनॉमस की बात करते हैं यहाँ, उसमें चेंज नहीं आएंगे। वट एवर द लेवल ऑफ इनकम इज, so we keep it constant, we keep it fixed for the simplicity, for certain factors. So this is the equation which tells us the story. So इसका यही मतलब होता है, कैसे एक इंटरेस्ट रेट जो है होते हैं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट में कैसे एक अंडरस्टैंडिंग देता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। So अगर हम एक इस इक्वेशन जो 1.1 जो इक्वेशन होती है, हमने उसमें एज्यूम किया था, दो चीजों को हम इसमें एज्यूम करेंगे, दो चीज हमने एज्यूम करे, फर्ज किया हमने मसावात में, जो हम फर्ज करते हैं कि सरमायाकारी जो है होते हैं दो अखराज पर मुश्तमिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें मुश्तमिल? जो एक होता है एक खुद मुख्तार जुजू, जो सूद की शरह पर मुखसिर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये ऑटोनॉमस एंड ऑटोनॉमस कंपोनेंट विच
is not dependent, which is not dependent on the rate of interest. एक कंपोनेंट उसमें है जो जिसको हम ऑटोनॉमस कहते हैं, जो खुद मुख्तार है, वो खुद चेंज होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ करंट लेवल ऑफ इनकम। जितनी हमारी आमदनी है उस पर ये असरअंदाज नहीं है, ये हो जाएंगे, जितनी होना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है कि ये हो जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि इंसान को कंज्यूम करना है, इंसान को इन्वेस्ट को अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करना है तो ये हो जाएंगी। तो जो दूसरी बात हमने इसमें एज्यूम की, जो एंडोजीनियस कंपोनेंट जो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो एंडोजीनियस का वेरिएबल जो होता है, जिसको हमने कहा कि एंडोजीनियस जो हमने इंटरनली जो हमने वेरिएबल फैक्टर्स इंक्लूड किए हमारे मॉडल में, वो जरूर असरअंदाज करता है कि एक इख्तितामी जुज जो सूद की शरह से मुतासिर होता है, उसको हमने कहा कि हमने ये कहा था कि जो हमने मॉडल में एंडोजीनियस मॉडल में हम उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा असर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वक्त हम कहेंगे कि एंडोजीनियस वेरिएबल जो नेशनल इनकम होता है, इन्फ्लेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, हम इन चीजों को एक बेस ईयर पे हम कैलकुलेट करते हैं और उसी पे हम बुनियाद रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं हम, तो उससे असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम कम हो गया या ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया या कम हो गया, या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होने की चांसेस है, तो उससे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत असर होता है। तो ये हमने कहा है कि जो एंडोजीनियस मॉडल होता है, एंडोजीनियस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इट, मगर हमने ये एज्यूम नहीं किया है कि हमारे जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है जो एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमी पे, वो बहुत बड़ा चांसेस है हमारे इन्वेस्टमेंट लेवल को खराब करने की। तो उससे हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो होती है, ऐसे डिजास्टर जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं होते हैं, तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो जाएगा, ताकि बिजनेस न डूब जाए। कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको ये सहना पड़ा, जिनको ये देखना पड़ा, मगर हमने अपने इस इक्वेशन में हमने यही एज्यूम किया था कि हमारे जो मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें ऑटोनॉमस कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट होता है, ये इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं करता है, डिपेंड नहीं इंटरेस्ट रेट। दूसरा जो हमने कहा कि जो हमारा मॉडल है जो एंडोजीनियस फैक्टर्स है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमने फर्ज किया है इन दोनों चीजों को अपने मॉडल में। तो तीसरी चीज क्या हमने देखना है कि सर्टेन जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे रिपेयर, टेयर, गियर एंड टियर, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, किसी मशीन के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, कोई प्लांट जो होता है उसकी वाटर टैंक्स खराब हो गए या मशीन कोई खराब हो गई, तो इन चीजों को हमें जहन में रखना होता है। ये मैंडेटरी होती है हमारी इन्वेस्टमेंट में, उसमें हमने ये नहीं कहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये तो हो जाएंगे। अगर हम कोई मशीन लाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको रिपेयर करने में हमें कोई पैसा रखना चाहिए, अलग पैसा रखना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा रखना चाहिए। और जो हमारी इकोनॉमी में मेंटेनेंस रखनी होती है, जो बिजनेस यूनिट होता है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस या इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस, ये जरूरी होता है, ये मेंटेन होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टर को ये भी देखना होता है कि कितनी देर के बाद हमें एक मशीन को मेंटेनेंस करनी है और कितनी देर में हमें रिपेयर करने की जरूरत है। ये उनको रखना चाहिए कि कोई नई मशीन बताई हमें रिप्लेस करने की जरूरत मत है। सो ये इन्वेस्टर लॉन्ग शॉर्ट रन के लिए अपने फैक्टर्स जो होते हैं ये चेंज नहीं करते हैं शॉर्ट रन में। ये कोई एक फैक्टर जो चेंज कर सकता है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, एक फैक्टर चेंज कर सकते हैं, बाकी वो कांस्टेंट रखते हैं। और लॉन्ग रन के लिए ये बहुत सारे फैक्टर्स को वेरिएबल चेंज कर सकते हैं,
ये अपने स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ाने के लिए ये तो इन्वेस्टर का होना लाजमी होता है, उसकी नॉलेज में होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज इन्वेस्टर जो होते हैं ये कोई बड़ा डिजास्टर में फंस सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हमने पहले ही बहुत सारे जो पहले जो हमने पिछले चर्चे में हमने बताया था कि हमने इन्वेस्टमेंट को ये फिक्स्ड कहा था, ये ऑटोनोमस कहा था एंड एज्यूम कहा था कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये किस लिए होता है? ये एक्चुअली होता है एक्सपेंशन, ये होता है ऑटोनोमस होता है या फिक्स्ड होता है या एक्सोजीनियसली गिवन होता है। एक्सोजीनियसली गिवन होता है कि हमने एज्यूम किया था, पिछले जो हमारे इकोनॉमिस्ट है या हम लोग जो पढ़ाते थे किसी वक्त हमने कहा था कि हम एज्यूम करते हैं ये इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, जो हमने ऑटो फिक्स्ड होता है जितना है उतना ही है, या ऑटोनॉमस होता है जो ये डिपेंड्स ये और किसी वक्त एक्सोजीनियसली गिवन होता है। एक्सोजीनियसली ये फैक्टर्स हम कैप्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हम जो हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया है। ये इन्वेस्टर्स को बहुत सारे पहले रीड करना होता है कि अगर हमने इन फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया हमारे इन्वेस्टमेंट में तो किसी वक्त बहुत सारे गलतियों का सामना करना पड़ेगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम एज्यूम करते हैं किसी वक्त किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हमें करना है, फिक्स्ड करना है, ऑटोनोमस करना है या एक्सोजीनियसली गिवन करना है। तो ये हमें देखना चाहिए था पहले, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना, ग्रोथ इंक्रीज होना तो दूर की बात है। तो इससे यही पता चलता है कि हमें किस टाइप का, और इस यूनिट में जो हमने एक्चुअली कहा था कि हमें एज्यूम करना है कि हम इस एजम्पशन से जो हमने रिलैक्स लिया है, हम इस एजम्पशन को यहाँ नहीं मानते हैं कि एजम्पशन एंड एज्यूम दैट, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि हम जो इन्वेस्टमेंट टाइप करते हैं ये किस लिए होता है, ये एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। कितनी कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी में, एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी इस इन्वेस्टमेंट से, और प्रॉफिट जो होते हैं प्रॉफिट मॉडल के लिए हम करते हैं। दो चीजों के लिए हमने ये कहा, एक्सपेंशन कैपेसिटी, हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर इकोनॉमी, हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर expansion our level of the income, our profit, second जो profit motive होते हैं। तो इसके लिए हमें ये वो assumption हम नहीं यहाँ ले लेते हैं कि हम फिक्स्ड रखेंगे, ऑटोनॉमस रखेंगे। यहाँ एक्सपेंशन की जरूरत होती है या प्रॉफिट मोटिव की जरूरत होती है। तो इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमने 1.1 हमारे ऊपर दिखाई है, इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हमने स्टेट किया है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगी, इससे हमें एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। इससे ये मिलेगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को कम करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक को कम करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे एक ऐसे रिस्पॉन्स मिलेगा, इससे हायर इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट जो हमने एक फिगर में दिखाई है, तो इस फिगर को हमने 1.1 जो फिगर है तो हमने इसमें दिखाई थी कि इस फिगर में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस पर हमने ली OI, और जो हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है इन्वेस्टमेंट लिए OI इन्वेस्टमेंट जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में हमने ली है। तो ये उससे हमें पता चलता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने डिमांड का है कि इनफैक्ट जब इंक्रीज प्राइस होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट हमें कम मिलने को आएंगे कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड, they are negatively interest rate of interest is negatively sloped with the investment।
इसका ये मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करो की नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब होता है जो ये पोजीशन होती है इन्वेस्टमेंट करो, ये डिपेंड होता है स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल बी जो हमने ऊपर लिखा है, बी लेवल ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे जो हमने कहा था कि आई पे होता है कि कितनी हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज कितनी हो गई हमारी, इंक्रीज और डिक्रीज हो गई, जिसको हम बी कहते हैं इन्वेस्टमेंट में। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है जो आई इज इक्वल टू आई डैश माइनस बी आई, जो हमने इक्वेशन ऊपर दी, तो इसका ये होता है जो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो ऑटोनॉमस होता है, वो इन्वेस्टमेंट आएंगे ही आएंगे। जो इंटरसेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, ये किस पे डिपेंड होता है, सिंपली कहेंगे ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे है। एंड स्लोप जो इसका स्लोप जो है वो डिपेंड होता है बी पे। बी क्या है, बी होता है चेंज कितनी हो गई इस इन्वेस्टमेंट में, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट, इसका मानी होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है ये हाईली रेस्पॉन्सिव होते हैं। अगर बी जो होती है, अगर चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई तो इन्वेस्टमेंट हो गई ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम ज्यादा, बी मींस द चेंज इन द स्लोप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर वैल्यू ऑफ बी ज्यादा होगा, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करो इस टाइम हो गई फ्लैटर, ये ज्यादा फ्लैट, ये ज्यादा स्टीप नहीं है। अब देखिए इसका फ्लैटेड है, फ्लैटेड है, इसका मतलब ये होता है जितनी इंक्रीज होता है इन्वेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट। ये इन दो चीजों को हमें देखना जरूरी है। तो हम उस चीज को हमें देखना चाहिए कि 1.2 जो फिगर है, तो हम इस सरमाया को हमने उसी फिगर में यूज किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी अगर कम हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने 1 पॉइंट हायर रेस्पॉन्सिवनेस इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिगर 1.2 है कि रेट ऑफ जो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा होता है। थोड़ी बहुत अगर चेंज देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस है, ये तो हम फ्लैट करू इन फिगर 1.2 देखते हैं। स्मॉल चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल टेक बिग चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, ये हमें देखने को मिलता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ दिस करो कि हमें सोचना चाहिए कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट या किस किस्म का रिस्पांस हमें मिलेगा जब हमने कहा कि फ्लैट इंटरेस्ट करो जो इन्वेस्टमेंट करो होती है, उसे स्मॉल जो माइनर चेंज, अगर कम चेंज हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के चांस, अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उससे बहुत कम चांसेस मिलेंगे, बहुत कम चेंज आएंगे इन्वेस्टमेंट में। तो हमें इसको देखना पड़ेगा। और जो सेकंड फिगर जो होती है 1.3, इसमें हमने लिखा है कि ये करो कब ये फ्लैटर को ये स्टीप होती है ये इन्वेस्टमेंट करो, इसमें हमें देखने को मिलता है अगर स्मॉल चेंज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे रिजल्ट आएंगे लार्ज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, जो हमने फिगर में कहा था 1.2 फिगर है। अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे कि अगर रेस्पॉन्सिवनेस जो इन्वेस्टमेंट की होती है, चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, अगर हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, उसमें हमें जो बी इज रिलेटिवली हम स्मॉल ही कहेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, इसमें हमने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो तो उससे क्या हो जाएंगे, या इन्वेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई तो उससे क्या हो जाएंगे, उससे इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे वो बहुत कम होने के चांसेस है, जो हमने करो 1.3 में दिखाए थे। कि हमें देखना चाहिए कि अगर फॉर ए बहुत बिग चेंज इन बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो इससे इन्वेस्टमेंट में उतना चेंज नहीं आएंगे जब ये करो। अगर हम स्टीप कहाँ कहेंगे, स्टीप चेंजेस
वहाँ दो रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर कोई भी चेंज आएंगे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, मगर उसमें उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट अगर हम और एक केस देखेंगे, अगर हम ऑटोनॉमस अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो चेंज करेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में, उसमें हम देखेंगे कि एक पैरेलल शिफ्ट हो जाएंगे। जितनी पैरेलल हो जाएंगे मींस जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, अगर हम फिगर 4 को देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो होते हैं ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएंगे, राइट वर्ड्स हो जाएंगे। कहां से कहां हो जाएंगे ये, फॉर एग्जांपल ये हमने देखा है कि जो फ्लेटर जो होते हैं एक चेंज आएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट में। अगर हम फ्लेट की बात करेंगे कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ गई है, उससे क्या हो जाएंगे, उससे पैरेलल शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, इन्वेस्टमेंट करो में, कि जितनी जितनी दाएं दाएं राइट वर्ड जाएंगे, क्योंकि उससे शिफ्ट बनेगा। कि शिफ्ट बनेंगे कि अगर हम कहेंगे कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो ए डैश होता है उससे इन्वेस्टमेंट करो शिफ्ट राइट वर्ड हो जाएंगे, राइट वर्ड्स हो जाएंगे, ए आई से I1 तक जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करो में। सो इसकी यही तो हमें देखना होता है। तो अगर हम तीसरी बात कहेंगे कि हमने कहा कि हर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने जो कहा था कि अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें देखना है कि अगर सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि हमने बात की कि अगर रेट ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हायर हो जाएंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी पैरेलल शिफ्ट में, जो आई से आई डैश दिखाते हैं ये पिक्चर। अगर हम उसके बदले हम देखेंगे हर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमने वाई एक्सिस पे हमने डिफाइन की है, कोई भी चेंज आ जाएंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के चांसेस है उससे, जब हमने कहा ऑटोनॉमस इन्वेस्ट है। अगर सिमिलरली अगर हम देखेंगे लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएंगे, फॉर एग्जांपल, तो उससे लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे क्या होता है, उससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट कर हो जाएंगे, वो वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल आई टू आई डैश, वो वापस आएंगे। जो एरो से हम देख सकते हैं कि ये करो वापस आएंगे, रिबाउंड हो जाएंगे। अगर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, अगर ये डिक्रीज हो जाएंगे तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट करो वापस हो जाएंगे। जो बीच वाली कर्व है इन्वेस्टमेंट है, ये दिखाती है ऑटोनॉमस इन्वेस्ट राइट वर्ड्स एंड लेफ्ट वर्ड्स दिखाते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज लोअर। एक इन्वेस्टर को ये जानना जरूरी होता है कि हाउ इट टेक्स अ पैरेलल शिफ्ट। देयरफॉर एक जो इन्वेस्टर होता है, सरमायाकार होता है, इसको इन चीजों को देखना लाजमी होता है। कैसे ये अपना इन्वेस्टमेंट लेवल, अपनी प्लांट को कैसे ये बढ़ाएंगे ताकि ये किसी लॉस में ना आ जाएंगे। तो इससे हमने यही देखा है कि हम कैसे एक उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ बोलना चाहिए, जो मजमूई तालब और सूद की शरह, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें अब देखना पड़ेगा। जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो केन्स ने बताया, AD इक्वल टू या y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, x प्लस x माइनस M, जो होता है कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट्स होता है। तो हम उसको प्लस माइनस करके हमारे रेशियो हम एग्रीगेट डिमांड को निकालेंगे और हम देखेंगे इस एग्रीगेट डिमांड से हमें कैसे सूद की शरह जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो हमने देखा है कि सूद की शरह से सरमायाकारी मुतासिर होते हैं, ये जरूरी होता है। सूद की शरह से हमारी सरमायाकार, हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है ये असरअंदाज होता है, जो हमने देखा है। क्योंकि सरमायाकारी ने अपनी शक्ल बदल दी है, ऐसे साफ तय नहीं किया जाता है। इसका असर मजमूई तलब की
महंगी खतूत पर बढ़ेगा। कि हम कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट वी हैव एक्चुअली हमने देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट ये होता है ये इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट चेंज अपनी फार्म करेंगे, अपनी शक्ल चेंज करेंगे, ये हम नहीं रखेंगे, फिक्स्ड नहीं रखेंगे एनीमोर, तो उसमें चेंज आएंगे। हमने कहा पहले कि हम फिक्स्ड रखेंगे, अब हमने कहा कि हम उसको चेंज नहीं रखेंगे, ताकि हम देखेंगे ये कैसे हमारे सूद, हमारे एग्रीगेट डिमांड को कैसे सूद इफेक्ट करेंगे, जो शराई सूद जिसको कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सो इट हैव द इम्पैक्ट, इसका अंदाज, इसका असर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड पे पड़ेगा, हमारे एग्रीगेट डिमांड करो पे जरूर पड़ेगा। जो हमने एग्रीगेट डिमांड नीचे लिखी है कि जो फिगर नीचे है, जो पिक्चर्स नीचे हैं, एडीज एग्रीगेट डिमांड जो हमारी सारी इकोनॉमी की आउटपुट होती है, ये किसके बराबर होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी डैश। उस टाइम हमने कहा था कि ये एग्रीगेट डिमांड होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, या केन्स ने कहा कि आई इज इक्वल टू एस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड कहा कि सी प्लस आई प्लस जी डैश, सी इज नथिंग बट द कंजप्शन and I is the investment, autonomous दूसरी में सारे कुछ इकोनॉमी, G dash is the government expenditure, जो हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना लाजमी है। उस टाइम हमने डिराइव किए हैं। जो C है ऑटोनॉमस, जो हमने ऑटोनॉमस बात की, ऑटोनॉमस कंजप्शन जो हम जिसको हम कहें मार्जिन पर कंज्यूम जो होता ही होता रहेगा, प्लस C टाइम्स TR प्लस C1 माइनस T टाइम्स Y प्लस इन जो हमने ऊपर दिखाई, आपने इक्वेशन में दिखाई, जो आई किसके बराबर, सी किसके बराबर है। हमने ये सी हमने पुरानी एक जो लेक्चर दिया था उसमें हमने दिखाया था कैसे हम डिराइव करेंगे ये सी का माने, ये डिराइव कैसे करेंगे। और आई जो हमने लिखा था, आई के बदले हमने लिखा था आई डैश माइनस बी आई, जो हमने ए बी इक्वेशन 1.1 सब्स्टिट्यूट की इसमें, जो आई के बराबर थी, आई का वैल्यू यहाँ दिया, तो सी का वैल्यू जो हमने 133 जो कोर्स था उसमें हमने पढ़ा था कि हम किस तरह सी को डिराइव करेंगे, हमने उस सी को वैल्यू दिया था यहाँ। और जी डैश जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं, एडिशन करेंगे, तो हमने उसको ऐसे ही रखा। तो हमने उसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करने, एग्रीगेट डिमांड को सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो ए डैश ऊपर हमने दिया था, जो हमने कहा था कि ए डैश जो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में थी, जो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट जो होता है डिटरमिनेंट, कौन सा डिटरमाइन करता है, ये इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करता है, इनकम होता है, प्लस सी डैश वाई माइनस बी आई। ये हमने सिंपलीफाई की ऊपर वाली इक्वेशन, तो हमने उसको सी डैश किसके बराबर लिखा, सी डैश जो वायर मैंने नीचे से लिखा था, ये सी डैश किसके बराबर है, 1 माइनस टी। सो हमने पुराने एक डेरिवेशन में उसने वहाँ दिखाया था किस तरह हम डिराइव करेंगे। तो जो ए डैश को हमने किसके बराबर रखा था, और जी सारा कुछ जी रखा उसमें। तो हमने एक एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन दिखाई थी, ये हमने सिंपलीफाई और छोटा बनाने के लिए इन वेरिएबल्स को रिप्लेस में वेरिएबल्स कर दी, ताकि हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो हम कैसे इस एग्रीगेट डिमांड को शराई सूद से थोड़ा बहुत हम देखेंगे असरअंदाज कैसे हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, उससे क्या होने के खतरात है, तो उससे एक रिजल्ट आएंगे जो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हमने देखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, शराई सूद इंक्रीज हो जाएगी, उससे एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? सो वो ऐसे हो जाएंगे कि इससे मगर उससे क्या हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले पाएंगे वहां से, बैंक से, तो इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे इनकम कम हो जाएगी, उससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सरमाया नहीं करेंगे, उससे आउटपुट कम हो जाएंगे, आउटपुट से एग्रीगेट जो डिमांड्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, जो आउटपुट से एक डिप्रेशन होने के चांसेस है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो असरअंदाज हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सो दूसरी बात जो है, इससे हम पॉइंटेड जो हम दिखाएंगे, जो ए डैश हमने कहा था, जो इनकम होता है एग्रीगेट इनकम जो हमने कहा था, वो इफेक्ट हो जाएंगे इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उससे भी इंक्रीज हो जाएगी
कि अगर हम देखेंगे जो चेंज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज हो जाएंगे, सो हम उसको एक फिगर में देखेंगे। ये जो फिगर होती है उसमें हमने असरअंदाज देखा है कि इनपुट जो इनकम एंड आउटपुट ये कैसे इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एग्रीगेट डिमांड। अगर हम एग्रीगेट डिमांड जो Y1 पर देखेंगे, उस टाइम जो हमने देखा E1 इज द इक्विलिब्रियम, एट दैट टाइम कितना है एग्रीगेट डिमांड, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो डिफाइन करेंगे ये पिक्चर भी उसमें डिफाइन करेंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हमें ये लेक्चर बंद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप सबका शुक्रिया, सुनने के लिए शुक्रिया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।